हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस के अंदर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के इतिहास के अंदर हमने देखा था कि किसान आंदोलन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो अपनी 1857 की क्रांति, है ना। तो अपना आज का राजस्थान इतिहास का टॉपिक है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देके जाता है अपने को, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही होगी, और इससे पहले हमने यहाँ पे क्या क्या देखा कि 1857 की क्रांति यहाँ पे शुरू हुई, है ना। तो देखो हुआ क्या, 1803 से पहले 1803 से पहले राजस्थान के अंदर, सॉरी पूरे भारत के अंदर, अगर मुगलों के बाद में कोई वंश अगर बढ़ रहा था तो वो बढ़ रहा था आपका मराठा। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों पे अटैक करने वाला वंश भी कौन था, मराठा। तो हुआ ये कि 1803 से पहले 1803 से पहले राजस्थान से बाहर मराठाओं ने अंग्रेजों पे एक युद्ध कर चुके थे जो ड्रॉ हो चुका था। 1892-93 के समथिंग युद्ध हुआ था राजस्थान मराठा और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। उसके बाद में 1803 के अंदर एक फिर से एक युद्ध होता है दूसरा। तो इस बार ये अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई मराठा है वो अंग्रेजों पे क्या पड़ रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन था, देखो भारत में अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश इंडिया जब आए थे तो उनको एक तो लोकल भाषा का नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी, दूसरी बात उनको यहाँ की संस्कृति, यहाँ के युद्ध लड़ने का तरीका, इन सब का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कौन सा युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राजस्थान की जो मतलब अपने भारत की जो संस्कृति है उसके युद्ध संस्कृति का कोई नॉलेज उन्होंने नहीं था। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या हो रहा था, जो अंग्रेज थे उन पे कौन भारी पड़ रहे थे, मराठा भारी पड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को यह लगा यार कि हमारे अगर यहाँ के लोकल राजा अगर हमारे साथ हो जाएं तो हम कैसे न कैसे करके हम मराठाओं पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के अंग्रेजों ने क्या किया, 1803 में संधियां स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। वैसे तो 1800 की समथिंग ही कर दी थी जब पहला युद्ध ड्रॉ हुआ। तो उनको यह लगा कि भाई क्या पड़ा है लड़ने के अंदर, है ना, उधर से भी सैनिक मारे गए, इधर से भी सैनिक मारे गए। तो ऐसा करके उन्होंने युद्ध को ड्रॉ कर दिया। कोई नहीं जीता, ना तो अंग्रेज जीते ना मराठा जीते, ना अंग्रेज हारे और ना मराठा हारे। तो ऐसा हुआ। तो 1803 के अंदर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो 1803 के अंदर सबसे पहले संधि की थी राजस्थान के। तो 1803 के अंदर दो रियासतें थी, अलवर और भरतपुर। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, अलवर और भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी सबसे पहले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम दो रियासतें कौन सी थी, अलवर थी और भरतपुर थी। इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंग्रेजों से विलय पत्र पे साइन करने वाली या सेटलमेंट पे साइन करने वाली, एग्रीमेंट पे साइन करने वाली रियासतें कौन सी थी, तो अलवर और भरतपुर थी। क्लियर, इज दैट क्लियर। अब देखो जब अलवर और भरतपुर साइन कर रहे थे, जब अलवर और भरतपुर जब साइन कर रहे थे तब तब वहां का जनरल गवर्नर था वो कौन था, मेटकॉफ। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, मेटकॉफ। कौन था, मेटकॉफ। अब देखो इस ये आया था राजस्थान में, राजस्थान में आया था और इसको भेजा गया था, किसको भेजा गया था, गवर्नर जनरल ने भेजा था। अब देखो ये जब आया भारत में, सॉरी राजस्थान में राजाओं से बात की कि भाई आप हमारे साथ मिलना चाहते हो, तो कौन मना करेगा। एकदम गोरे चिट्टे आदमी अंग्रेज और अपने काले कुलूटे, दोस्ती तो बनती है भाई, है ना, उनके साथ अंग्रेजी मैडम। तो आप भी देखते हो भाई मन क्या होता है, डूबता ही है। तो एकदम गोरे चिट्टे आदमी से दोस्ती कौन करना चाहेगा। तो राजस्थान के सभी ने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, दोस्ती करने के लिए भाई आप। तो सबसे पहले अलवर और भरत वालों ने क्या बोला, भाई हम तैयार हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले संधि हुई थी 1803 के अंदर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। तो अलवर और भरतपुर ने क्या की थी, सबसे पहले अपनी संधि कर ली थी। 1817-18 के अंदर क्या हुआ, 1817 और 18 के अंदर दो रियासतें और थी, ठीक है। 1817 के अंदर दो रियासतें थी आपकी, करौली और कोटा, करौली और कोटा। 1817 के अंदर जेम्स टोड आता है और जेम्स टोड ने करौली और कोटा से बात करता है। तो कोटा और करौली वाले भी क्या हो जाते हैं। और एक अपना किशनगढ़ जो ठिकाना था यहाँ पे, कौन सा ठिकाना था, किशनगढ़। इन तीनों ने मिलकर क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। तो आपको पूछे कि 1817 के अंदर किसने की थी, तो आप बता देंगे करौली ने की थी सर, कोटा ने की थी और किशनगढ़ ठिकाना ने की थी। फिर बात आती है 1818 में। अब जो बची हुई जितनी भी रियासतें थी उन्होंने कितने में कर ली थी, सभी रियासतों ने 1818 में क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। किसके साथ,
अंग्रेजों के साथ। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, एक रियासत ऐसी थी 1823 के अंदर उसके साथ संधि होती है, बहुत बड़ा धोखा हुआ था बेचारी सिरोही के साथ। किसके साथ? तो 1823 के अंदर सबसे लास्ट में साइन करने वाली, सेटलमेंट करने वाली, एग्रीमेंट करने वाली रियासत थी, वो कौन थी? सिरोही थी। अब याद कैसे रखेंगे भाई, सिरोही को क्यों छोड़ा? सिरोही को क्यों छोड़ा? जब 1818 के अंदर सभी रियासतें साइन कर रही थी, जब संधियां कर रही थी, तो उस टाइम एक रियासत थी मारवाड़। तो अगर आपको पूछे 1857 की क्रांति के अंदर या पूर्व राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी रियासत थी, तो वो कौन सी थी? मारवाड़। अब जब 1818 के अंदर मारवाड़ साइन कर रहा था, एग्रीमेंट कर रहा था, उस टाइम मारवाड़ का राजा था मानसिंह। कौन था? मानसिंह। तो अंग्रेज आए भाई, खुद जा रहे थे अंग्रेज राजाओं के पास एग्रीमेंट करने के लिए। भाई जरूरत किसको थी? अंग्रेजों को थी। तो अंग्रेजों के पास अंग्रेज आए, ठीक है, जेम्स टोड आया, ठीक है। तो उसने मारवाड़ के राजा मानसिंह को बोला कि भाई बताओ कौन कौन सा एरिया था आपके पास। तो मारवाड़ के राजा मानसिंह ने क्या खोला? मानचित्र खोला, अपना मैप खोला, गूगल मैप खोला वहां पे, और बोला कि इधर आओ। हमारे अंदर क्या आता है? जोधपुर आता है, अपने अंदर बीकानेर आता है साहब, अपने अंदर नागौर आता है, अपने अंदर पाली आता है, अपने अंदर बाड़मेर आता है, अपने अंदर जालोर आता है, और अपने अंदर सिरोही आता है, जबकि सिरोही आता ही नहीं था। सिरोही अपने आप को स्वतंत्र मानता था। अगर आप एकीकरण पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में अगर 7वें चरण के अंदर मिला था तो सिरोही ही मिला था। सिरोही अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था, उसका झंडा भी अलग था, उसका सब रूल नियम कायदे भी क्या थे? अलग थे। लेकिन गलती से मारवाड़ के राजा मानसिंह ने इसको क्या बोल दिया कि भाई किसके अंदर है? सिरोही भी मारवाड़ के अंदर ही है, तो इसके साइन भी कौन कर देता है? मैं ही कर देता हूँ। अब ये भाई साहब 3-4 साल तक वेट कर रहे थे सिरोही वाले की, अब अंग्रेज आए, अब अंग्रेज आए। ये भी तो भाई गौरी मैडम का वेट कर रहा था कि हमारे साथ भी कोई एग्रीमेंट करने के लिए आए तो सही। सिरोही वाले वेट कर रहे हैं भाई, हाँ आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा। 4 साल तक नहीं आए, 4 साल तक नहीं आए। तो सिरोही वालों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया अंग्रेजों को, बोले भाई साहब हम भी हैं राजस्थान में। बोले तुम कौन हो? आपके साथ एग्रीमेंट हो गया। बोले किसने किया? मान सिंह ने। ये कौन है? बोले मारवाड़ का। बोला मारवाड़ में नहीं आते? बोले नहीं आते। बोले क्या पता? बोले जेम्स टोड बैठा आपके साथ, इसको पूछो। तो जेम्स टोड को वीडियो कॉल किया गया कॉन्फ्रेंस पे। तो जेम्स टोड बता भाई मारवाड़ में आता है कि नहीं आता? बोले नहीं आता साहब, मारवाड़ में नहीं आता, सिरोही अलग ही रियासत है। तो फिर 1823 के अंदर किसके साथ संधि हुई थी? सिरोही के साथ संधि हुई थी। आपको पूछे कि सबसे पहले किसने की थी? अलवर भरतपुर ने। किसने की थी? ये सितंबर में करता है, ये नवंबर में करता है? ये सितंबर में करता है ये। तो आपको पूछे कि सबसे पहले भी कौन है? अलवर। अगर इन दोनों में पूछे पहले तो अलवर, उसके बाद में भरतपुर, सबसे लास्ट में करने वाला रियासत कौन सी थी? सिरोही। करने को तो ये तैयार थे भाई, भाई सब पहले तैयार थे, लेकिन गलती से क्या हुई थी? सबसे लास्ट में। तो कई बार मैं सोचता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ, कई बार सुनता हूँ कि भाई सबसे अंतिम में अगर स्वीकार किया किसी ने तो अरे नहीं, सबसे पहले तैयार करने के लिए बैठा था ये आदमी, लेकिन मजबूरी हो गई बेचारों की, गलती से क्या हो गया इनके साथ? एग्रीमेंट हो गया लेट, है ना। अब देखो इसको एक बार मैं मिटाता हूँ, एक बार इसको फिर हम देखते हैं, एक बार इतना आप नोट करेंगे, फिर इसका थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं कि अलवर के भरतपुर के टाइम अगर संधि हुई तो उस टाइम अंग्रेज अधिकारी कौन आया था, करौली कोटा किशनगढ़ की एग्रीमेंट हुआ तब कौन आया था, अपनी रियासतें और बाकी थी तब कौन आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज एक बार ये नोट करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कैसे कैसा होता है। ठीक है, चलो देखो जल्दी देखो। ठीक, अब देखो जब करौली कोटा और किशनगढ़ के साथ संधि हो रही थी, जब करौली कोटा और किशनगढ़ के साथ संधि हो रही थी, तो जेम्स टोड को भेजा गया था समझाने के लिए, और डॉक्यूमेंट लेके आया था, वो कौन लेके आया था? मेटकोफ। कौन लेके आया था? मेटकोफ। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्रीमेंट करने के लिए कौन आया था, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी आया था? मेटकोफ आया था। कौन आया था? मेटकोफ आया था। अब ये रियासतें हो रही थी तब एक क्वेश्चन आता है मेलकम। कौन आता है? मेलकम। एक तो मेटकोफ, एक मेलकम, दो अंग्रेज अधिकारी आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कम पूछा गया है, लेकिन मेटकोफ का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1817-18 के अंदर जब संधि होती थी तब पूछा गया था, 1817-18 के अंदर जब संधिया हुई तब कौन आया था? मेटकोफ। सिरोही के साथ संधि करने के लिए कौन आया था? मेलकम। हो गया याद?
अरे कोई दिक्कत है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, थोड़ा वो गलती से मैंने लिखवा दिया था यहाँ पे, गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। कौन था, वेलेस्ली। तो ये भी थोड़ा आप याद रख लेंगे कि उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वेलेस्ली थे। और कहाँ पे था ये था कलकत्ता में बैठता था भाई। कहाँ पे बैठता था, कलकत्ता में। ठीक है, याद रख लेंगे इतना, फटाफट देखेंगे। 1800 जब ये 1803 के अंदर होती थी तब कौन था, वेलेस्ली था। और कहाँ बैठता था, कलकत्ता में। कलकत्ता में पैसे थे, क्या थे, तो बिजनेस सारा अंग्रेजों का कहाँ पे, किसके इर्द गिर्द घूमता था, कलकत्ता के इर्द गिर्द घूमता था। तो कलकत्ता के अंदर वेलेस्ली बैठा बैठा के इनको भेज रहा था, मेटकोफ को, मेलकम को, जेम्स टोड को, इनको सबको भेज रहा था राजस्थान में कि इनके साथ क्या कर लो, संधियां कर लो। 1823 के अंदर क्या हो गई, संधियां हो गई। अब देखो भाई, संधियां होने का मतलब ये हो गया, अंग्रेज ये बोलते थे कि अगर अगर आप लड़ोगे तो हम आपके साथ हैं, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपके साथ हैं, हमारे ऊपर अटैक करोगे तो आप हमारे साथ हो। यही था संधि में। हम आपके आंतरिक मामलों में कोई क्या नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे कि आपका इस राजा के साथ क्या संबंध है या इस राजा के साथ संबंध कौन सा। या फिर मान लो कि जयपुर के राजा मानसिंह हैं, तो जयपुर के राजा के मानसिंह के बाद में कौन बैठेगा, हमें कोई मतलब नहीं। किसी को भी राजा बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए, सैन्य क्या चाहिए भाई, राजनीतिक संबंध थे, हमें क्या चाहिए, सैन्य सुविधाएं चाहिए बस। आप अगर हमारे ऊपर अटैक होता तो आप हमें सेना दोगे, और आपके ऊपर अगर अटैक होता तो हम आपको क्या देंगे, सेना देंगे। यही बात हुई थी एग्रीमेंट में। अब देखो, बोलो चलो भाई कोई बात नहीं, सब बातें आपकी ठीक है। अब हुआ ये, राजाओं ने मिलके सबने बोला कि भाई साहब आप तो बैठे हो कलकत्ता में, कहाँ बैठे हो, कलकत्ता में, और मान लो सिरोही में अटैक हो गया, हम कलकत्ता वाला यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज करेगा, कब तक तो ये मैसेज पूछेगा, कब आपकी कलकत्ता से आप यहाँ हमें बचाने के लिए आओगे। तो ये तो एग्रीमेंट का क्या है, बावड़ा बना रहे हो आप तो हमें इनडायरेक्टली। तो बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत समाधान करते हैं। तो 1832 के अंदर हर रियासत पे एक आदमी छोड़ दिया। 1832 के अंदर हर एक रियासत में क्या छोड़ दिया, आदमी छोड़ दिया, और इसको बोलते थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे, एजीजी। क्या बोलते थे बेटा, एजीजी। तो 1832 की एक सन याद रखेंगे, ये डेट मैं इसीलिए लिखा रहा हूं आपको। 1832 के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एजीजी। जीजी कहां बैठा है, कलकत्ता में। कहां बैठा है, कलकत्ता में। एजीजी कहां बैठेगा, बोले दिल्ली में। कहां बैठेगा, दिल्ली में बैठा देंगे इसको। कहां बैठा देंगे भाई, दिल्ली में। तो एजीजी का दिल्ली में क्या हो गया, पोस्टिंग हो गई। अब भाई अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेज सॉरी अपने भारत वालों ने बोला कि बात तो वही आ गई, चाहे कलकत्ता जाओ चाहे दिल्ली जाओ, बात तो सेम ही है भाई, दिल्ली से भी कब तक बचाने के लिए आओगे। बोलो ये बात भी आपकी सही है। तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय वो किसको बना दिया, बोले तो आप बताओ कहां बनाए। तो बोले हमारे अजमेर को बना दो। कहां बना दो, अजमेर को। तो एजीजी का राजस्थान में मुख्यालय कहां पे था, अजमेर में था। अरे याद हुई बात, हो गुरजी याद होगी जोर की। कहने को मतलब 1823 में सबसे लास्ट में संधि कौन कर ली, सिरोही। 1832 में एजीजी बना दियो। क्या बना दियो, एजीजी बना दियो। कौन बना दियो, अरे गवर्नर जनरल कौन हो, वेलेस्ली। ठीक, मुख्यालय कौन बनायो, कड़े बनायो, अजमेर में। अब देखो सबसे पहले एजीजी किन बनायो, एजीजी की पोस्ट बनाई है, एजेंट टू गवर्नर जनरल बनाया है अगर कोई आदमी ने, तो वो एजीजी कौन बनाओ सबसे पहले, तो वो बनायो अपनो लोकेट। किन बनायो, लोकेट, अब्राहम लोकेट। तो राजस्थान का पहला एजीजी कौन था, अब्राहम लोकेट। अब देखो साहब, आपने पढ़ा राजस्थान में सूल गर्मी, खींच के गर्मी पड़ा, और खींच की गर्मी पड़ा रही है, बेचारा दौड़ा चीता आदमी एकदम एसी में रिया आदमी बाफड़ बढ़ गया। अंग्रेजा के अजमेर का मन खूब तावड़ी पड़ा है, बाफड़ बढ़ गई। बाफड़ जानो, अरे आईब्रो, सीबीएसई बोर्ड वालों, आईब्रो, आईब्रो पापा की परियों और पापा के मगरमच्छों। बाफड़ क्या होती है, बाफड़ होती है आईब्रो, है ना। तो अब्राहम लोकेट की बेचारी क्या बढ़ गई, बाफड़ बढ़ गई। अब वो लोकेट फिर तो अंडा तावड़ा, बोले कोई तो जुगाड़ करो भाई साहब, कोई तो जुगाड़ करो। तो 1845 में कर दे, 1845 में बोले सगड़ा राजा ने बोले अड़ी ना होती सब, बोले बोलो साहब
बोले को राजस्थान में कोई ऐसी जगह है कि जड़ी ठंड ठंड लागे बापड़ना बड़ी। बोले हाँ साहब एक जगह है। बोले कौन सी? बोले माउंट आबू। तो बोले मन तो बड़े पटक दे, मेरी तो पिछड़ी बड़े बना दे, कुर्सी कर्सी बड़े गाल दे, अपने तो देखिए वो परेशान हो। तो 1845 में मुख्यालय किन बना दियो? माउंट आबू किन बना दियो। आज भी अपना राज्यपाल कहाँ बैठता है? गर्मियों में कहाँ बैठता है? माउंट आबू में। अरे उस टाइम का एजीजी आज का राज्यपाल है भाई, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अब बात ये हुई थी कि थोड़ा टाइम कट बैठा वो अजमेर में, थोड़ा टाइम कट बैठा वो लोकेट। बोले अपा तो कन्या है अपा अजमेर कन्या। तो परमानेंटली कहाँ बना लिया उन्होंने अपना कार्यालय? आबू में। अब राजा परेशान, बोले यार वो आदमी आबू में बैठे है और एक वो जयपुर को आदमी या फिर गंगानगर को आदमी आबू जाए, कद आवे? सुबह जा शाम की वापस आवे। तो बोले नहीं, गलत बात। 1864 में 1864 में दो मुख्यालय बनाए, एक तो अजमेर और एक आबू। लोग ना बोले गर्मिया गर्मिया तो घड़े पड़े हो रही है आबू। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी होगी? आबू। और शीतकालीन अजमेर। बोले ये ठीक है, ये ठीक है, आपकी बात समझ में आई मेरी बात। तो अजमेर को बनाया गया शीतकालीन राजधानी। 6 महीने कहाँ रहेगा? अजमेर में। और 6 महीने कहाँ रहेगा? आबू में। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि भाई राजस्थान की ग्रीष्म अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? माउंट आबू। कौन सी थी? माउंट आबू। और आज भी अपना राज्यपाल 6 महीने कहाँ बैठता है? आबू में बैठता है। और 6 महीने कहाँ बैठता है? पहले राजधानी अजमेर थी, अब कौन सी है? जयपुर है। तो कहाँ बैठता है? जयपुर। 1864 में दो कार्यालय बना दिए, 6 महीने यहाँ बैठेगा, 6 महीने यहाँ बैठे। समझ गए? अजमेर क्यों था जरूरी? अजमेर उस टाइम मुख्य केंद्र था, बीच में था अजमेर। ठीक है, तो अजमेर क्या है? हर्ट है राजस्थान का, हृदय है। हृदय क्यों है? समझ में आएगी मेरी बात? क्योंकि वहां से पूरी कमांड होती थी। अजमेर उस टाइम हर रियासत के टच में लगता था, तो इसलिए अजमेर को राजस्थान का हर्ट बोलते हैं। को भी हम दम नहीं सिराई सुधर है सूत रक्त है वो पंप करे ना। अजमेर हृदय इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उस टाइम हर रियासत के टच में था। हर रियासत में हम आसानी से उस पर क्या कर सकते थे? कमांड कर सकते थे। इसलिए राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर है। तो अजमेर को राजधानी रखना इसलिए जरूरी था। ठीक है, अजमेर से कांटेक्ट आसानी से हो सकता था हर रियासत में। ठीक है, तो ये बातें और नोट करेंगे आप जल्दी से। 1832 में एजीजी मुख्यालय बनाया गया, एजीजी की पोस्ट बनाई गई, मुख्यालय अजमेर को बना दिया गया। प्रथम एजीजी कौन था? अब्राहम लोकेट था। 1845 में अब्राहम लोकेट मुख्यालय कहाँ बना दिया? आबू में स्थानांतरित कर दिया। 1864 में दो केंद्र बनाए, दो राजधानियां बनाई, अजमेर और आबू। समझ में आई मेरी बात? 6 महीने कहाँ बैठेगा इसमें? 6 महीने कहाँ बैठेगा? अब देखो, इस एजीजी के नीचे एक होता था पॉलिटिकल एजेंट। क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट। यानी कि ऐसी इसकी सीक्वेंस कैसे चलती थी मैं बताता हूं। देखो, आपको एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे आपका ऊपर हो गया गवर्नर जनरल। कौन हो गया? जीजी। जीजी की छोटी बहन एजीजी। एजीजी की छोटी बहन पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट के नीचे होता था राजा। अब राजा से नोटिफिकेशन लेके कौन जाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। तो हर रियासत में कौन होता था? पॉलिटिकल एजेंट। अपने यहाँ 25 एक रियासत थी, तो उसमें 25 क्या होते? पॉलिटिकल एजेंट। उन पॉलिटिकल एजेंट पे एक क्या होता था? एजीजी। एक क्या होता था? एजीजी। अब पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर 550 रियासतें थी लगभग, 500 भी मान के चलो। अब मान लो एक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट, एक एजीजी छोड़ दें, है ना, एक एजीजी छोड़ दें, तो कितने हो गए कुल टोटल? 550, 500 मान लो। और वो अगर दिल्ली जाके किससे मिले? जीजी से जाकर मिले, तो जीजी को जीणो आराम कर दी। एक दिन में 25-25 आदमी मिले जना एक नाम सल्टी। समझ रहे मेरी बात को? तो 20 आदमी दिल्ली जीजी मिले, जीजी ने दबावड़ी कर दी। तो इलिए क्या बना दियो? एजीजी के बना दियो। अब पूरा अपना कितनी पूरा मान लो, आज की बात करूंगा, इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 28 क्या होगा? एजीजी। एक दिन में एक जाके मिल के आ जाएगा मनाम काम सब। एजीजी का भी बारे अरे ये समझ लो, आज को राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, बे टाइम को क्यों? जीजी। और अगर
28 राज्य हैं और 28 राज्यों को एक एक मुख्यमंत्री जाके मिल के आओ तो प्रधानमंत्री पर लोड कौन ना, दिल्ली को एक जाके मिले और हम कोई दिक्कत को 1 घंटे मीटिंग करके आओ। लेकिन अब ये मान लो कि 28 भी एक आदमी, एक राज्य में अगर 20 आदमी जा रहे हैं तो कितना होगा दिल्ली का? 20 आदमी मिल सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस बात का सोल्यूशन करने के लिए क्या बनाया गया था? एजीजी। क्या मिलकर क्या बनाया गया था? एजीजी। अब देखो एजीजी ने भी जोर आता, एजीजी के जोर तो बोले हर रियासत में घूम घूम सकूं, तो राजाओं बात कौन करोगे? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट की क्या बनाएगी? पॉलिटिकल एजेंट का मतलब हो गया राजनीतिक संबंध करने वाला आदमी। राजाओं से राजनीतिक सूचनाएं लेगा, किसको दे देगा? एजीजी को। एजीजी किसको दे देगा? जेजी को। ठीक है, तो हर रियासत में क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट होता था। हर रियासत में क्या होता था? पॉलिटिकल एजेंट होता था। और हर एक राज्य के अंदर क्या होता था? एजीजी होता था हर राज्य के अंदर। और वो एजीजी किसके साथ पास जाता था? फिर जेजी के पास। ये बात याद रही हो गुरुजी, याद रहे जैसी। ठीक, अब बात ही मेन भाई, एजी तो चुपचाप पड़े हुई हो, एजी तो कोई मतलब ही नहीं हो, बिन तो जाके बताता भाई ठीक हो, बोलो ठीक है मैं तो पूछा देशी आगे, ठीक है। हाँ, लेकिन मेन काम की को डायरेक्ट कांटेक्ट राजा को और की कैसा हो? पॉलिटिकल एजेंट का सागे। तो मेन मकसद आ दोनों के बीच में, समझ में आई मेरी बात? अरे आई क्या बात समझ में? हो गुरुजी आपकी। अब देखो, अब हम बात करते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। ठीक है, 1864 के अंदर तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, अब बोलो गुरुजी 1857 की क्रांति क्यों जरूरी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ी? मैं बताता हूं। भारत के अंदर उस टाइम क्या होता था कि धर्म को बहुत मानते थे भारतीय सैनिक। ठीक है, तो धर्म को ही टारगेट किया किन्होंने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज क्या करना चाहते थे? अंग्रेज कुछ टाइम बाद में ये राजा होशियार होने लगे तो अंग्रेज पे भारी पड़ने लगे थे, अपने देसी राजा भी। तो उनको तोड़ने के लिए, उनके सैनिकों को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या बनाया? धार्मिक चीजें अपनाई। अब देखो क्या होता था, पहले एक बंदूक चलती थी ब्राउस पे, क्या? ब्राउन बेस। अब वो ब्राउन बेस तो नॉर्मल चलती थी, लेकिन उसको चेंज करके एक नई बंदूक लेके आए थे, वो लेके आए थे इनफील्ड। कौन सी? इनफील्ड बंदूक थी। और उस एनफील्ड बंदूक के जो कारतूस थे, उन कारतूस पे क्या लगी हुई थी? एक ग्रीस लगा होता था ताकि आसानी से उसको खोल सके। अब अफवाह ये उड़ी कि वो जो ग्रीस है ना, वो ग्रीस या तो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे। तो बोले ये ग्रीस है ना, ये किसका बना हुआ है? गाय और सूर्य की चमड़ी से। किससे बना हुआ है? उड़ी थी अफवाह, ऐसे एक्चुअल में नहीं था। अफवाह उड़ा दी। और अफवाह जब उड़ाई तो सबसे पहले कहां उड़ी? अरे कहां उड़ के गई? अपनी एक छावनी पड़ती है बंगाल के अंदर, बैरकपुर। कौन सी छावनी? बैरकपुर। तो बैरकपुर छावनी के अंदर, बैरकपुर छावनी के अंदर एक सैनिक था, उसका नाम था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे ने मना कर दिया कि मैं बंदूक यूज में नहीं लूंगा। और उस टाइम अगर कोई सैनिक, उस टाइम क्या आज के टाइम अगर कोई सैनिक है और युद्ध लड़ने से मना कर दे कि मैं बंदूक चलाऊं ही नहीं, तो वे गुस्सा तो आएगा ही। तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इसको गिरफ्तार करने के लिए मंगल पांडे ने क्या कर दी? फायरिंग। क्या कर दी भाई? फायरिंग कर दी। और मंगल पांडे ने जैसे ही फायरिंग की, मंगल पांडे ने फायरिंग की, फायरिंग करते ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जैसे ही गिरफ्तार किया तो 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल 9 अप्रैल को उसको क्या दे दी? फांसी दे दी। इतनी बात याद रखेंगे। मंगल पांडे का इतना ही योगदान है। अब पता नहीं शाहरुख खान, सॉरी उसने वो कौन सा था एक्टर, उसने मूवी बनाई थी ना मंगल पांडे पे, पता नहीं क्या क्या दिखा रखा। मंगल पांडे का इतना ही योगदान था। मंगल पांडे को 29 मार्च को क्या करता है? क्रांति करता है वहां पे। 1857 को क्या चलता? फायरिंग करता है। और 8-9 अप्रैल को उसको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ये क्या करता है? विद्रोह करता है और इसको क्या हो जाती है? इसको फांसी। बस इतना ही योगदान है। लेकिन ये योगदान इतना नहीं है। ये योगदान क्या करता है? आग जलाता है। 1857 की क्रांति आग यहीं से स्टार्ट हुई थी और इतना प्रभाव पड़ा था, जब भी राजस्थान या पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी विद्रोह होता था तो सबको क्या बोलते थे? पांडे। क्या बोलते थे? पांडे। तो अंग्रेजों ने लिखना चालू कर दिया था कि आज हमने फलानी जगह क्या मारे, इतने पांडे मारे, आज फलानी जगह हमने इतने पांडे गिरफ्तार किए। तो इतना प्रभाव था इस आदमी का भाई। तो इसलिए मंगल पांडे को याद रखना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर 1857 की क्रांति की इनडायरेक्टली शुरुआत कहां पे हुई थी? बैरकपुर छावनी, बंगाल में। अब हुआ क्या, इसी बैरकपुर छावनी से एक बंगाल से एक
15वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अपने राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफर की गई। कोई बात नहीं भाई, इधर से उधर होते हैं, संधि की भी थी तो कहीं से भी उठा के कहीं पे भी भेज सकते हैं सैनिकों को। तो 15वीं जो बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी, पैदल सेना थी, उसको कहां भेजा गया? अजमेर। कहां भेज दिया गया? अजमेर। समझ में आई मेरी बात? और इसमें कुछ सैनिक थे, वो किसके थे? मेरठ के। किसके थे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, सैनिक किसके थे? मेरठ के। तो अगली क्रांति कहां होगी? मेरठ। मेरठ कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। भाई साहब 10 मई, कितनी मई? 10 मई 1857 को 90 सैनिक विद्रोह कर देते हैं और 90 में से 85 को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिलता था उनको। अब जो 5 थे ना, वो घूम रहे थे बाहर मार्केट में। 9 मई की बात है, मार्केट में घूम रहे थे और ऐसे किसी लड़की को उसने क्या कर दिया? किसी सैनिक ने टच कर दिया। अब वो लड़की पलट के जवाब दी, बोले तुम छक्के हो, क्या हो तुम? यहाँ पे तुम्हारी क्या दिख रही है? मर्दानगी दिख रही है। और तुम्हारे 85 सैनिकों को वहां कपड़े उतार के क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार। उस टाइम तुम्हारी मर्दानगी कहां थी भाई साहब? लड़की को हट कर दे तो विश्व युद्ध हो जाए। 85 सैनिक वापिस, 5 सैनिक वापिस आते हैं और अपने साथियों, अरे जागो नालायकों जागो। तो आधी रात को क्रांति करते हैं भाई साहब। 10 मई 12 बजे बाद में 10 मई 1857 को पूरे सैनिकों को मार देते हैं। फायरिंग होती है और अंग्रेज बोलते हैं तोप निकालो। क्या निकालो? तोप निकालो, उनको उड़ाएंगे। तोप सीधा भारतीय अंग्रेजों को उड़ा दिया। तो तोप से क्रांति कहां पे हुई थी? मेरठ में। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्रांति करते हैं, पूरे दिन क्रांति चलती है। 11 मई को कहां चले जाते हैं? दिल्ली। कहां चले जाते हैं ये सैनिक? ये भाई साहब दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में सवेरा नहीं हुआ था, सुबह सुबह वहां दिल्ली में इंडिया गेट के बाहर खड़े हैं, एकदम पूरे एकदम फौजी ड्रेस के अंदर। और दिल्ली का उस टाइम सुल्तान मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। उसके गेट के बाहर खड़े हैं। दिल्ली से ना सोच रही ये है कौन भाई, ये है कौन इतने एकदम डिसिप्लिन के अंदर, और क्या कर रहे हैं? पीटी करते हुए रहे हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है। तो जो गेट कीपर था उनको बोलते हैं गेट खोल। बहादुर शाह जफर की जो अपना क्या था, दरबार था, उसके गेट कीपर को बोलते हैं गेट खोल, हम अंदर जाएंगे। अंदर कौन बैठा है? वो बादशाह बूदशाह, उसको बुलो बाहर। तो बोले है क्या अंदर कोई? बादशाह बोले हाँ है तो सही। तो बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं। बहादुर शाह जफर बोले बोले क्यों यार दिमाग खराब कर रहे हो सुबह सुबह? किसी से नहीं मिलना मेरे को यार अंग्रेजों के खिलाफ क्यों क्रांति करनी है? वो मेरे को पेंशन दे रहे हैं, अंग्रेज संधि हो गई तो पेंशन दे रहे हैं, मैं क्यों करूंगा? मेरे को आराम से एकदम मस्त पेंशन मिल रही है। और उस टाइम क्या था, उसकी एक बेगम थी। किसकी? जीनत बेगम। बहादुर शाह जफर की क्या थी? मैडम। और जीनत बेगम के मन में आएगी यार, वास्तव में अगर हम ये क्रांति में भाग ले लें, और अगर हम भाग ले लें तो क्या पता मुगलिया सल्तनत वापस आ जाए, अंग्रेजों से क्या हो जाए। और अंग्रेजों ने जीना हराम कर रखा था मुगलिया सल्तनत का। भाई डलहौजी ने तो उस टाइम ये तक बोल दिया था कि अगर ये बहादुर शाह जफर मर गया ना तो इसकी औलाद को लाल किले में नहीं बैठने दूंगा मैं, है ना, बाहर निकालूंगा इनको सबको। तो आते जाते गालियां निकाल के चला जाता था डलहौजी, तो ऐसा आदमी था। तो जीनत बेगम के मन में लड्डू फूटे, ये वास्तव में क्या सकती है। तो आपको अगर पूछ ले कि बहादुर शाह जफर को मराने में किसका हाथ है? जीनत बेगम का। तो लड़कियों का चक्कर बाबू भैया ना, लड़कियों का चक्कर ही होता है। तो दिल्ली के अंदर ये जाते हैं सैनिक 11 मई को, और 11 मई को क्या बोल देते हैं बहादुर शाह जफर को कि हमारे नेता जिंदाबाद। कौन हो? बहादुर शाह जफर। बोले मैं अंग्रेज पीटेंगे भाई साहब। जीनत बेगम ने बोला कि करो या नहीं करोगे? ब्लो करूं? बोले मैडम करते हैं करते हैं। नेतृत्व किसने किया था? आपको पूछे नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर। अरे हो जाएगा याद। किसके कहने पे? जीनत बेगम के कहने पे। कौन थी? वाइफ थी भाई उसकी। ठीक है, चलो इतना बात याद रखेंगे, बस इतनी बात याद रखनी है। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में होती है, फिर मेरठ छावनी में होती है। अब ये दिल्ली चले जाते हैं। अब देखो मेरठ से कहां आ रहे हैं वो? अजमेर। अब अजमेर में फोन आ गया भाई साहब। अजमेर वाले को पता चल गया कि अजमेर में जो छावनी आई है वो कहां से आई है? मेरठ से। और मेरठ में क्या करके आई है? क्रांति। तो अजमेर वाले डरने लग गए।
हमें भी ठोक सकते हैं, हमें भी क्या कर सकते हैं, ठोक सकते हैं। अब देखो राजस्थान में क्रांति स्टार्ट होती है कैसे। इनका ट्रांसफर हुआ था लगभग 15 से 20 मई के, 20 से 25 मई के बीच में ट्रांसफर हुआ था। कहां पे ट्रांसफर हुआ था, मेरठ से, अरे कहां से, मेरठ से कहां पे हुआ था, अजमेर में। किसकी सुरक्षा के लिए, अजमेर की सुरक्षा के लिए। तो 20 से 25 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका ट्रांसफर होता है अजमेर। कहां जाती वो, और अजमेर के एजीजी को पता चलता है कि भाई साहब यहाँ तो गड़बड़ है। पैट्रिक लॉरेंस था उस टाइम, पैट्रिक लॉरेंस को पता चलता है कि भाई साहब गड़बड़ हो सकती है। तो पैट्रिक लॉरेंस ने बोला कि यार एक गड़बड़ होगी। बोले क्या गड़बड़ होगी साहब, बोले गड़बड़ होगी यार, आपकी जो ट्रांसफर लेटर था ना उसमें मिसप्रिंट हो गई। बोले क्या हो गई, बोले आपके यार अजमेर नसीराबाद की जगह क्या प्रिंट हो गया अजमेर। बोले ऐसे थोड़ी ना होता है साहब, कुछ तो गड़बड़ है। बोले गड़बड़ कुछ नहीं, आपको कहां जाना पड़ेगा, नसीराबाद। कहां जाना पड़ेगा, और नसीराबाद छावनी इनका ट्रांसफर कर दिया गया 26 मई को। कहां कर दिया गया, 26 मई 1857 को। अब मैं बताऊं आपको नसीराबाद छावनी कैसे बनी थी, कैसे किसने बसाई थी, नसीराबाद नाम क्यों पड़ा, तो थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे। 26 मई को ये कहां जाते हैं, नसीराबाद। अब चलो यहां तक सहन कर लें, भाई ट्रांसफर ऐसे कैसे हो सकता है, यहां से उधर पटक रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। अगर आज भी ज्यादा ट्रांसफर होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उस टाइम परेशान थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, देशभक्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम पैट्रिक लॉरेंस ने क्या बोल दिया भाई साहब, बोला कि एक काम करना, जाते हथियार जमा करवा देना। क्या कर देना, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हथियार जमा कर लिए थे। और उस टाइम नसीराबाद में एक लोकल छावनी थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, और एक और थी बॉम्बे लोसर्स। इनको बोला कि आप हथियार भर लो। किसको बोला, इन दोनों को तो बोला हथियार तैयार रखो, एकदम घोड़ा बारूद बंदूक लोड करके रखो AK-47, और इनको बोला कि हथियार जमा करा देना जाती। तो इनके मन में क्या हो गया, डाउट हो गया। तो भाई किसी ने बोला कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार एक डाउट हो सकता है। बोले क्या, बोले ये सोच रहे होंगे, इनका मानना ये होगा कि उधर मेरठ में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ, तो ये हम यहाँ पे विद्रोह ना कर दें। बोले क्यों ना इस शक को किसमें बदला जाए, हकीकत में बदला जाए। भाई साहब 26 मई 27 मई को पहुंचते हैं, 28 मई को क्या कर देते हैं वहां पे, 28 मई 1857 को क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां पे हुई थी, नसीराबाद छावनी में। कब हुई थी, 28 मई 1857। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, किसने की थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की क्रांतिकारियों ने 1857 की क्रांति राजस्थान में 28 मई 1857 को क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। अब देखो इसके अंदर दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, एक का नाम तो आता है न्यूबेरी, एक आता है स्पोर्टिवुड। ये इंपॉर्टेंट, अंग्रेज भागे भाई साहब यहां से बहुत खतरनाक तरीके से, इन दोनों को मार दिया और भागे। तो एक बेचारा बूढ़ा बड़ा आदमी था, उसको पेनी का अटैक आ गया, उसका नाम था पेनी। क्या नाम था, पेनी को क्या आ गया, पेनी का अटैक। तो पूछ ले कि नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद हृदय हाथ से मरने वाला अंग्रेजी अधिकारी पेनी। दो आदमी मारे गए, न्यूबेरी और स्पोर्टिवुड, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, तो BSTC का पेपर लगा था अभी, उसमें भी क्वेश्चन आया था कि नसीराबाद छावनी, राजस्थान में सबसे पहले छावनी की राजस्थान की क्रांति शुरुआत कहां पे हुई थी, नसीराबाद छावनी में। किसने की थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। कब की थी, 28 मई 1857 को। भाई साहब 2 दिन घमासान मचा एकदम, बहुत भयंकर तरीके से। 2 दिन ये शांत थे, इनका पता ही नहीं चल रहा था। बॉम्बे लोसर्स तो पूरे अंग्रेजों के साथ थे, बॉम्बे लोसर्स तो पूरे क्या थे, अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का पता नहीं चल रहा था कि भाई अंग्रेजों के साथ है या अपने वालों के साथ है। तो 28 मई और 29 मई को खूब क्या करते हैं, घमासान करते हैं। और 30 मई को जब जा रहे थे, 30 मई को जब ये सब फिनिश करके जा रहे थे, तो बॉम्बे जाते जाते इनको बोलते हैं, भाई ये भी बंगाल के, ये भी कहाँ के, बंगाल के। तो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाले 30वीं को बोलते हैं कि अरे तुम्हारा खून कब खोलेगा। बोले भाई साहब हम तैयार हैं।
हम 30वीं इन्फेंट्री है ना, तो हम 30 तारीख का वेट कर रहे थे। तो 30 मई 1857 को, कब, 30 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री प्लस 30वीं, ये दोनों एक हो जाते हैं और कहां चले जाते हैं, दिल्ली। भाई साहब दिल्ली क्यों गए सर? दिल्ली इसलिए गए क्योंकि उस टाइम मेरठ वाले भी कहां गए थे, दिल्ली। तो उनको यह लगा कि भाई साहब वहां जाके अटेंडेंस देनी जरूरी है, ताकि हमें भी पता चले, हमारी सैलरी तो वही देगा भाई, पहले अंग्रेज दे रहे थे, अब सैलरी कौन देगा, बहादुर शाह जफर ही देगा, वो नेता है अपना। तो वहां पे अटेंडेंस देना जरूरी था। तो ये कहाँ चले गए थे सारे, दिल्ली। तो नसीराबाद वाले कहाँ गए थे, दिल्ली। कहाँ गए थे बेटा, कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री गई थी 15वीं और 30, 15 दूनी 30, कब गए थे, 30 को, 15 दूनी 30, 30 30, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। नसीराबाद, अब देखो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नसीराबाद छावनी है, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मराठाओं का युद्ध हो रहा था, तो मराठाओं का जब युद्ध हो रहा था तो उस टाइम 1803-4 के अंदर, 1803-4 के अंदर एक अटैक किया था, किसने, मराठाओं ने, अंग्रेजों। तो दिल्ली लूट ली थी, क्या कर ली थी, दिल्ली छीन ली। तो दिल्ली को बचाने वाला आदमी था, वो कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। और ब्रिटिश इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, अगर कोई आदमी किसी चीज को बचाता है, वो भगवान हो जाता है उसको, और उसको बोलते हैं नसीर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नसीर। तो नसीर कौन हो गया, डेविड ऑक्टरलोनी। और डेविड ऑक्टरलोनी ने अपनी छावनी बनाई कौन सी, भाई डॉक्टर सॉरी डेविड ऑक्टरलोनी अगर कोई छावनी बनाएगा उसके नाम पे बना देना, तो उसको छावनी क्या हो गई, नसीर ही बनाई छावनी, नसीराबाद। नसीर ने आबाद किया नसीराबाद, नसीर ने आबाद किया नसीराबाद। कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या, नहीं। तो नसीराबाद छावनी किसने बनाई, डेविड ऑक्टरलोनी ने। इसका नाम नसीराबाद क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी उपाधि क्या थी, नसीर। नसीर ने आबाद किया इसलिए नसीराबाद। क्रांति कब हुई, 1857 में। कब हुई, 28 मई को, ठीक है। विद्रोह किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। न्यूबेरी और स्पॉटीवुड मारे गए थे। पेनी को क्या गया था, पैनिक अटैक यानी हृदयाघात, हार्ट अटैक आ गया था। इतनी बात याद रखनी। कोई डाउट है क्या भाई साहब, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं। अब देखो हुआ ये, जब 30 मई को इतना घमासान हुआ, ये जो बड़े अंग्रेज अधिकारी मारे गए, तब हमारे यहाँ पे एक छावनी थी नीमच। कौन सी थी, आज नीमच मध्य प्रदेश में। नीमच कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पहले नीमच छावनी हुआ करती थी हमारे यहाँ। तो नीमच छावनी के अंदर एक कर्नल था, एबोट। कौन था, एबोट। अब एबोट को पता चला भाई साहब न्यूबेरी और स्पॉटीवुड को सल्टा दिया, मेरा भी नंबर आ सकता है। तो अंग्रेजों को बुलाया, भाई इधर आओ, सारे सैनिकों को, सॉरी सैनिकों को बोला, इधर आओ, सारे लाइन में खड़े हो। बोले बोलो साहब, बोले बोलना क्या, कसम कहो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाओगे। बोले या तो यार ज्यादती है। बोले क्या, हम कसम ही नहीं खाएंगे, चलो खा लेते हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, खा लो। सारे सैनिकों ने कसम खा ली, भाई साहब भाई की सौगन, अंग्रेजों छड़ाई को नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन भाई साहब एक आदमी था, एक आदमी था, और उसने क्या बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, लाइन तोड़ के बाहर आ गया। हम नहीं जानते, बोले कसम कसम। बोले सालो तुमने कल तो कसम खाई थी, आज पलट कैसे रहे हो। बोले आप कसम तो आपने भी खाई थी। बोले हमने क्या खाई थी। बोले आपने ये कसम खाई थी कि हम आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और वो जो बंदा था वो कहाँ का था, यूपी का। कहाँ था, यूपी का। तो दूसरा अपना नीमच के अंदर होता है, कहाँ पे होता है, नीमच छावनी के अंदर विद्रोह होता है। तो उसने बोला कि आपने भी खाई थी यार कसम। तो बोले हमने क्या खाई थी। बोले आपने ये कसम खाई थी कि हम क्या नहीं करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो आंतरिक मामलों में आपने दखल अंदाजी की कसम खाई थी, लेकिन फिर भी आपने दखल अंदाजी करी। बोले कहाँ पे की, बोले लखनऊ के नवाब को हटा दिया आपने। उस टाइम क्या हो कि लखनऊ के नवाब को हटा के दूसरा नवाब बना दिया था वहां पे। तो उन्होंने ये गलती की थी। तो बोले आपने कसम नहीं छोड़ी तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई, हम क्यों छोड़ेंगे। तो उस मुस्लिम जो सैनिक था उसका नाम था मोहम्मद बेग। कौन था, मोहम्मद बेग। तो मोहम्मद बेग ने क्या बोला, मैं क्या नहीं करूंगा। तो एबर्ट ने बोला कि इसको मारो भाई, इसको क्या करो। तो सारे लोगों में क्या हुआ, अंदर से क्या हुआ, अंदर से एकदम क्या ही। और एक आदमी और मिला, हीरा सिंह।
इन दोनों ने मिलकर किसको मार दिया? ए बोट को मार दिया। किसको मार दिया? और ये बात है 3 जून की, वो मई में था। 3 जून 1857 को कहां पे विद्रोह हो जाता है? नीमच में। किसको मार देते हैं? ए बोट को। कौन मारता है? मोहम्मद बेग और हीरा सिंह। इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है कि नीमच के अंदर क्रांतिकारी का नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोहम्मद बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद बेग और हीरा सिंह। बताओ, अरे हो जाएगा याद? अरे हो जाएगा क्या? बिल्कुल। अब देखो भाई, जाना कहां पे है? दिल्ली। इनको मारते हैं, कहां जा रहे थे? दिल्ली। तो बीच में एक जगह पड़ती है, एक छावनी पड़ती है देवली। कौन सी छावनी? और देवली पड़ता है आपका टोंक। कहां पड़ता है? अब एमपी से आप टोंक, एमपी से दिल्ली जाओगे तो टोंक बीच में आएगा। तो ये सैनिक देवली छावनी को लूटते हुए दिल्ली जाते हैं। कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। किसको लूटते थे? तो आपको पूछ ले, नीमच वाले सैनिक क्रांतिकारियों ने किसको लूटा था? देवली छावनी को। किसको मारा था? ए बोट को। किसको मारा था? किसकी अगुवाई में हुआ था ये? मोहम्मद बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद बेग और हीरा सिंह। अरे याद हो जाएगा गुरुजी, हो याद उसी जोर को, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। मेरे को ये बताओ, नसीराबाद छावनी के अंदर कौन कौन मारा गया था? न्यूबेरी और, अरे एन से नसीराबाद, एन से न्यूबेरी। न्यूबेरी के साथ स्पोर्टिवुड। कौन था? ऑन द स्पॉट ही मर गया था। कौन? स्पोर्टिवुड। ये याद रखो, ऑन द स्पॉट कौन मर गया था? हार्ट अटैक से कौन मरा था? पैनिक अटैक किसको आया था? पेन्नी को। बस खत्म बात। किसने किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। किसने किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कब किया था? 28 मई। कब किया था? 28 मई। अरे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कुंवर जी, ठीक है। नीमच के अंदर आए 3 जून को। नीमच के अंदर याद किससे रखोगे? नीमच में कितने, 1 2 3 कितने वर्ड है? अरे 3। तो इसमें भी कितने आएंगे? 3 जून। कोई डाउट? कोई डाउट कुंवर जी? आगे देखो, 1 2 3, 1 2। तो 3 वर्ड वाले छावनी को लूटते हैं। देवली को। किसको लूटते हैं? देवली कहां पड़ता है? टोंक में। देवली कहां पड़ता है? टोंक में। नीमच, देवली, 3 जून। कहां जाते हैं? दिल्ली। कहां जाते हैं? किसको लूटते हुए? देवली छावनी। कौन कौन? मोहम्मद बेग और किसको मारते हैं? एबट को। 1 2 3, 1 2 3। 3 वर्ड इसमें, 3 वर्ड इसमें, 3 वर्ड इसमें। कोई दिक्कत? तो हमने देखा कि नीमच वाले जब सैनिक जा रहे थे कहां पे? दिल्ली। दिल्ली जा रहे थे तब ये देवली अपने टोंक में पड़ता है, देवली छावनी को लूटते हुए गए थे। देवली छावनी को लूटते हुए जा रहे थे। तो देवली छावनी के अंदर एक बटालियन थी जिसका नाम था महिदपुर बटालियन। कौन सी बटालियन? महिदपुर बटालियन। तो ये महिदपुर बटालियन के जो सैनिक थे ये भी इनके साथ हो जाते हैं दिल्ली जाने के लिए। आप इतनी चीज ध्यान रखेंगे कि महिदपुर बटालियन बटालियन वाली जो छावनी थी, कौन सी थी? देवली छावनी थी। और इसको लूटते हुए सैनिक जा रहे थे कहां पे? सैन्य कौन सी छावनी के थे? नीमच। कौन सी छावनी के थे? नीमच छावनी में विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। और ये अच्छी तरह से विद्रोह करते हैं और विद्रोह करते हुए कहां जाते हैं? नीमच में वो बहुत भयंकर तरीके से मारते है ना। तो 40 सैनिक, इतने सैनिक, सॉरी 40 अंग्रेज, 40 अंग्रेज वहां से भागते हैं। अपने बीवी बच्चों को लेके भागते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। और अपने मारवाड़ी के अंदर एक जगह पड़ती है, रोड, एक जगह है, और वहां पे ये रुकते हैं। और उनका नाम था रुगाराम जाट। तो रुगाराम जाट के घर पे अंग्रेज इनको बैठाता है कि भाई बीवी दुश्मन हो तो हो, लेकिन कम से कम बीवी बच्चों का क्या दोष है। तो उनको क्या करते हैं? रोकते हैं। रुगाराम जाट के घर पे रुकते हैं। और 40 अंग्रेज वहां पे क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि किन के घर पे शरण ली थी। तो आपके बता देंगे सर रुगाराम जाट के घर पे शरण ली थी। गांव अगर पूछे तो आप बता देना डूंगला गांव है। कौन सा बेटा? डूंगला गांव है। डोंगला गांव के अंदर ये 40 अंग्रेज भाग के जाते हैं और वहां पे क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, ये सैनिक जब यहाँ पे, सॉरी ये जो अंग्रेज यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, तो मेवाड़ का जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था अपना, कौन था? सीएल सावर्स। कौन था? सीएल सावर्स। सीएल सावर्स को ये बात पता चलती है कि हमारे जो अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं, ये कहाँ पे बैठे हैं? रुगाराम जी घर पे बैठे हैं, डोंगला गांव के अंदर बैठे हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है, इन सैनिकों को छुड़ाता है। भाई इन सैनिकों को लेता है अपने साथ में कि
रुगाराम जी को थैंक यू बोलता है कि थैंक यू रुगाराम जी, आपने हमारी इतनी सहायता की। और वहां से इन 40 अंग्रेजों को लेके, और ये मेवाड़ का था, तो मेवाड़ी के अंदर उस टाइम महाराजा था स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह के पास आता है। और महाराजा स्वरूप सिंह, क्योंकि उस टाइम सारे अंग्रेज सारे राजा अपने वो किसके साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे, तो ये 40 अंग्रेजों को लेकर महाराजा स्वरूप सिंह के पास आता है मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह। इनको क्या देता है, शरण देता है। एक पिछोला झील है, कौन सी झील है वहां पे उदयपुर में, पिछोला झील के पास में एक महल बना हुआ है, जग मंदिर महल। कौन सा मंदिर महल, जग मंदिर महल। वहां पे इनको क्या देता है, शरण देता है। क्या देता है इनको, शरण देता है। सीएल सवर्स किसको बोलता है, इनके पास आता है, स्वरूप सिंह के पास इन अंग्रेजों को छोड़ता है कि स्वरूप जी अब इन 40 अंग्रेजों का ध्यान रखो, बेचारे घबराए हुए थे कि कब डाकिया के मार दें, कुछ नहीं पता है। तो ये सारे 40 अंग्रेजों को छोड़ के स्वरूप जी को बोलता है कि आप इनको शरण दो, मैं उन बाकी जो क्रांतिकारी उनका मैं क्या करता हूँ, पीछा करता हूँ, जो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, तो सीएल आप पूछे आपसे क्वेश्चन कि 40 अंग्रेज भाग के कहां पे गए थे, डोंगला गांव के रोहराम जी जाट के घर पे। सीएल सवर्स ने इनको क्या करवाया था, महाराजा स्वरूप सिंह ने इनको क्या दी थी, शरण दी थी। कौन सी झील के किनारे बना हुआ है जग मंदिर, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर महल बना हुआ है। इतनी बात आप याद रख लेंगे। अब देखो ये नीमच के अंदर ये क्रांति आपकी हो जाती है समाप्त। अब देखो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट छावनी, जिसका नाम है एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा बेटा पड़ता आपका पाली में, कहां पे पड़ता है, ये तो एरिनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ, वो हम देखो। एरिनपुरा छावनी के अंदर क्या होता है, ठीक है, उधर से अपने ग्वालियर साइड से, मालवा साइड से, उधर से क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था बार बार। तो गुजरात वाली साइड से जब बार बार विद्रोह हो रहा था, तो आबू के अंदर बचाने के लिए, आबू की सहायता करने के लिए वहां पे बटालियन भेजी गई थी एरिनपुरा पाली से। एरिनपुरा आजकल पड़ता है बेटा पाली में, कहां पड़ता है, एरिनपुरा को इंग्लिश में से लिखते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिवोल्ट इन एरिनपुरा, रिवोल्ट एट एरिनपुरा बोल, ठीक है। एरिनपुरा को ए से लिखते हैं, तो विद्रोह होता है अगस्त में, ए से अगस्त, ए से एरिनपुरा 1857। 21 का मतलब 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है, कहां पे, एरिनपुरा में। एरिनपुरा की एक बटालियन है पूर्वीय सैनिकों की बटालियन। कौन सी सैनिकों की बटालियन, पूर्वीय। ये पूर्वीय सैनिक कहां गए हुए थे, ये आबू गए हुए थे, ठीक है। और वहां आबू में ये क्या कर देते हैं बेटा, विद्रोह कर देते हैं। तो आपको पूछे कि एरिनपुरा वाले सैनिक विद्रोह कहां करते हैं, आबू में करते हैं। अब जब ये आबू में विद्रोह करते हैं, तब आबू से विद्रोह करते हुए वहां पे अंग्रेजों को मारते हुए वापिस सबको कहां जाना है, दिल्ली जाना। जब ये सैनिक दिल्ली जा रहे थे, कहां जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। अब ये बात आप याद रख लो, और एक नारा लगा रहे थे कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगियों को, मारो और कहां चलो, सबकी यही निधि थी। आपसे क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा कौन से सैनिकों ने दिया था, तो आप बता देंगे एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। एक बार के लिए आप इतना याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा और टॉपिक को देखते हैं, और क्या देखते हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो एक हुआ क्या, मारवाड़ के अंदर, जोधपुर सबसे बड़ी रियासत उस टाइम जोधपुर हुआ करती थी, मारवाड़ हुआ करती थी। और मारवाड़ के अंदर उस टाइम राजा था तख्त सिंह। कौन राजा था, और वास्तव में तखत सिंह था ना, और तखत सिंह उस टाइम का क्या था, दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था, और इड्र से आया था। कहां से, गुजरात में एक जगह पड़ती है इड्र, इड्र से आया हुआ था। गुजराती में राजस्थान की संस्कृति को इतना जानता नहीं था, और इसलिए तो क्या हो गई, खालसा भूमि हुआ करती थी कुछ, तो वहां पे कुछ, वहां पे जागीर भूमि हुआ करती थी। तो वहां पे ये मान लो कि खालसा भूमि है, पूरा अपना मारवाड़ है। और मारवाड़ के अंदर दो ठिकाने हैं, एक छोटा ठिकाना है और एक बड़ा ठिकाना है। बड़ा ठिकाना था, उसका नाम था आपका आउआ, और एक छोटा ठिकाना था जिसका नाम था बिठोड़ा। समझ में आई मेरी बात, ये आपकी क्या है, पूरा मारवाड़ है। अब देखो उस टाइम आउआ का ठाकुर हुआ करता था कुशाल सिंह, ठीक है। और बिठोड़ा की जो अपना समन था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो हुआ ऐसा कि तखत सिंह ने यहाँ पे
सामंत बना दिया जिसका नाम था कानजी। कानजी को क्या बना दिया, तगत सिंह ने शासन बना दिया। कुशाल सिंह चंपावत था, इसको क्या लगा, बुरा लगा। कुशाल सिंह चंपावत इसको फोन करता है, वो तगत सिंह जी क्या चल रहा है आपकी राज में। बोलो क्या हुआ, बोले मेरे पास में जो बिठोड़ा है इसमें क्या किया आपने। बोले मेरे सामंत बनाया नया। बोले किसको पूछ के बनाया। बोले पूछ के मतलब क्या, भाई मैं राजा हूं, मैं बना सकता हूँ। बोले ना ना, मैं यहाँ का बड़ा सामंत हूं और मेरे पास में आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे सामंत नहीं बना सकते। मेरे से आपको क्या लेनी पड़ेगी, कोई मतलब कोई सुझाव लेना पड़ेगा, तभी आपके सजेशन लेना पड़ेगा, तभी आप क्या बना सकते हो। बोले अच्छा, काल मर्याद भूतनी होगी, ऐसा नहीं कर सकते। तगत सिंह ने बोला कि मैं नहीं हटाऊंगा इसको। इस बात से नाराज कौन हो गया, कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत जाता है और कानजी को मार देता है। किसको मार देता है, कानजी को मार देता है। अब कुशाल सिंह चंपावत अगर कानजी को मारेगा, एक राजा एक सामंत बनाता है और दूसरा सामंत उसको मार देता है, तो डायरेक्ट लड़ाई किसके साथ हो गई, दूसरे सामंत के राजा के साथ ही हो गई ना भाई। भाई ये राजा की आज्ञा का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। और राजा की उस टाइम राजा की आज्ञा का उल्लंघन का मतलब है फांसी। कुशाल सिंह चंपावत को भी समझ में आ तो गया था कि अब मेरे को क्या होने वाली है, पंगा तो बड़ा ले लिया भाई कानजी को मार के। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत सोच रहा है कि मेरे पास तीन रास्ते, या तो मैं जाके ये बोल दूं कि सॉरी सॉरी शक्तिमान, गलती होगी मेरे से, वो अनजाने जाने में, आप छोटी मोटी सजा माफ कर दो। या फिर मैं क्या कर दूं, मैं सरेंडर कर दूं कि भाई जो सजा देनी है उसके लिए मैं राजी हूं। या फिर यह कर लो कि मैं युद्ध कर लूं। बस तीन ही रास्ते हैं। कुशाल सिंह चंपावत ने थोड़ा जोर दिया, बोले यार ठाकुर हैं, इतना बड़ा ठिकाना है यार, ये बाहर से आया हुआ राजा है, इनके सामने मैं घुटने थोड़ी ना टेकूंगा। तो ये बोला युद्ध कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ। तो कुशाल सिंह चंपावत डिप्रेशन में उस टाइम, क्योंकि तगत सिंह के पास कौन था भाई, अंग्रेजों की पावर थी। ठीक है, अंग्रेज इसको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, इसके पास राजा था, ये सामंत था, इसके पास सैनिक ज्यादा थे भाई। ये सामंत था तो ऑब्वियस सी बात है छोटी सैनिक टुकड़ी होगी। तो कुशाल सिंह चंपावत को टेंशन हो रही थी। और उसी टाइम क्या हुआ, कुशाल सिंह चंपावत के आउवा ठिकाने के अंदर एक जगह पड़ती है खेरवा। कौन सा गांव पड़ता है, खेरवा गांव से होते हुए सैनिक जा रहे थे दिल्ली। और ये बात कुशाल सिंह चंपावत अपनी माता थी सुगाली माता, उसकी पूजा कर रहे थे। और पूजा करते करते एक नौकर आता है, सेनापति आता है कि साहब ये एरिनपुरा वाले क्रांति हो चुकी है, वहां पे अंग्रेजों को मार दिया गया है और ये सैनिक किधर जा रहे हैं, दिल्ली। भाई साहब चप्पलें नहीं पहनी भाई साहब ने, कहा जाता है, खेरवा जाता है और सैनिकों को वहां रोक लेता है। और जाके कहता है कि हेलो, मैं क्या हूं यहाँ का ठाकुर हूं, अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप बता दो। बोले ठीक है साहब, थैंक यू। बोले अब क्या करके, बोले हम सैनिक क्या है, हम क्रांतिकारी हैं। क्या है, हम क्रांतिकारी। बोले कैसे हो, बोले अंग्रेजों को मार के हैं। बोले आपकी बात सही है। बोले कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं। क्या करोगे भाई, दिल्ली जाके क्या फायदा है, कोई फायदा है। बोले यार फायदा तो नहीं है, बट अटेंडेंस देनी होती है ना सर, वहां पे अटेंडेंस देनी होती है, हमारी सैलरी आती है वहां पे। अरे बोले कोई जरूरी नहीं है, अब कहाँ चलो। बोले हम क्रांतिकारी हैं, आप ठाकुर हो, हम आपका सहायता क्यों करें। कुशाल सिंह समाज बोले एक्सक्यूज मी, मैं भी क्या हूँ, क्रांतिकारी। बोले कब, बोले अभी, बस जस्ट अभी बना हूं। तो कुशाल सिंह चंपावत इनको लेके कहाँ चला जाता है, आउवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउवा चला जाता है। और कुशाल सिंह चंपावत जब क्रांतिकारी बन ही गया तो किसके विरुद्ध हो गया, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। तो इसने नारा दिया, कुशाल सिंह चंपावत ने नारा दिया कि मारो फिरंगी आउवा चलो। कहां चलो, मारो फिरंगी आउवा चलो। तो ये नारा किसने दिया था, कुशाल सिंह चंपावत ने दिया था। आप ये बोल सकते हैं कि एरिनपुरा छावनी वाले सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, कुशाल सिंह चंपावत ने किया। कितनी बात समझ में आई। कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों को लेकर कहां चला जाता है, आउवा चला जाता है। अब सैनिक टुकड़ी उसकी क्या हो गई, अच्छी खासी, और एकदम फुल मोटिवेटेड बंदे थे सारे के सारे, एकदम वर्दी वर्दी लगा के, सबके पास धन, लुटा हुआ धन था, खूब उनके क्या पास हथियार थे। तो अब थोड़ा कुशाल सिंह चंपावत क्या हो गया, पावरफुल हो गया। अब ये तगत सिंह के साथ क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है। ठीक है, अब देखो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मारो फिरंगी आउवा चलो का विद्रोह सॉरी नारा दिया तो क्रांतिकारी हो गया। क्रांतिकारी हो गया तो अंग्रेज क्या हो गए, इसके दुश्मन हो गए। एक साथ इधर तक सिंह है तो
एक साथ दो लोगों से क्या ले ली इसने, दुश्मनी, लेकिन जब जब कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध हुआ है तब दोनों साइड से सेना आई, दोनों साइड से सेना आई। कौन कौन से, अंग्रेजों की साइड से भी आई और मारवाड़ जोधपुर की तरफ से भी। उस टाइम बटालियन थी जोधपुर लीजियन, तो तगत सिंह सैनिक भेजते हैं जोधपुर लीजियन की और उधर से सेना आती है। और उस टाइम जो मेवाड़ जोधपुर का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, वो भी क्या भेजता है इधर, सैनिक भेजता है और एक सेनापति भेजता है हितकोट। कौन भेजता है, हितकोट। और ये युद्ध होता है बिठोड़ा में। कहां पे होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिठोड़ा का युद्ध। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे, इतना लिख लेंगे एक बार, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी करना। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महाराजा स्वरूप सिंह थे, नीमच वाले के अंदर अगर आपके पास कुछ एक दो लाइन बची हुई तो उसमें आप लिख लेना कि महाराजा स्वरूप सिंह ने अपने सिक्के चलाए थे स्वरूप शाही, और स्वरूप शाही सिक्कों पे उन्होंने लिखवाया था दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया था, हाँ, तो आप लिख लेंगे कि महाराजा स्वरूप सिंह गॉट एनग्रेव्ड ऑन द कॉइन्स दोस्ती लंदन। ठीक है, तो महाराजा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पे क्या लिखवाया था, दोस्ती लंदन लिखवाया था। ठीक है, तो वो आप उस पॉइंट में लिख लेना महाराजा। वैसे तो आप मेवाड़ का वो पढ़ेंगे हम तब लिखवा देंगे, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो अब हेडिंग लगाएंगे, लिख लिया होगा तो हेडिंग लगाएंगे बिठोड़ा का युद्ध। बताओ भाई किन किन के बीच हुआ, तो बताएंगे तगत सिंह अंग्रेज और, तो पहला युद्ध होता है आपका बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा कहां पड़ता है, पाली में। कहां पड़ता है सॉरी 8 सितंबर को होता है बिठोड़ा का युद्ध 1857। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। और ये बिठोड़ा का युद्ध होता है तो जो जोधपुर सेना थी उसका सेनापति आता है, उसका नाम है लोढ़ाराम जी, और एक आता है ओनाड सिंह पंवार। अंग्रेजों की तरफ से आता है, वो आता है हितकोट। और वर्सेज क्या है, कुशाल सिंह चंपावत। और कौन है, क्रांतिकारी। इनके बीच में युद्ध होता है और इतना भयंकर युद्ध होता है कि ओनाड सिंह पंवार और ये दोनों मर जाते हैं, हितकोट मर जाता है और कुशाल सिंह चंपावत क्या हो जाता है, इसमें विजय हो जाता है। तो आप बताएंगे कि बिठोड़ा का युद्ध किसने जीता, क्रांतिकारियों ने जीता। किसने जीता, क्रांतिकारी। नेतृत्व किसने किया, कुशाल सिंह चंपावत। कौन था, आउवा का ठाकुर। कौन था, आउवा का ठाकुर। ठीक है, जोधपुर के लोढ़ाराम और ओनाड सिंह पंवार सेनापति मारे गए, हितकोट मारा गया। जो अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज सेनापति था कुशाल सिंह चंपावत की क्या होती है, इसमें जीत होती है। तो बिठोड़ा का युद्ध कहां पड़ता है, बिठोड़ा पाली के अंदर। कहां पड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बिठोड़ा का युद्ध। उसके बाद में अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई साहब कम आदमी तो नहीं, तो इस बार खुद पॉलिटिकल एजेंट लड़ने आता है। कौन आता है, खुद पॉलिटिकल एजेंट लड़ने आता है। तो दूसरा युद्ध अपना होता है, वो होता है चेलावास के अंदर। कहां पे होता है, चेलावास भी कहां पड़ता है, चेलावास भी कहां पड़ता है अपना, चेलावास भी पाली के अंदर पड़ता है। वैसे मारवाड़ उस टाइम रियासत थी, तो मारवाड़ रियासत का ही पार्ट था चेलावास भी, तो चेलावास पाली में पड़ता है। चेलावास का युद्ध होता है वो 8 में हुआ था, ये 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को हुआ। किन किन के बीच में हुआ, तो अंग्रेज अधिकारी आते हैं। अंग्रेज आते हैं कौन कौन से, आपका आता है पीए आता है मैकमोहन, राजस्थान का उस टाइम एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो आता है। एक इसका बेटा था पैट्रिक लॉरेंस का, अलेक्जेंडर, वो आता है। और उधर अपने कुशाल सिंह चंपावत जी अकेले लड़ रहे हैं क्रांतिकारियों के साथ। ये लड़ाई लड़ती है 5 दिन तक। ये लड़ाई कब चलती है, 5 दिन तक चलती है। और इतनी भयंकर चलती है कि मैकमोहन को लूज मोशन लग गई। मैकमोहन को क्या लग गई,
लूज मोशन, खत्म हो गया ये आदमी, बहुत खतरनाक तरीके से मारते हैं। एजीजी पेट्रिक लॉरेंस को मार देते हैं, उसके बेटे अलेक्जेंडर को मार देते हैं। तो ये बताया जाता है कि मेक मोशन है ना, उसका गला काट कर आउवा के किले पे लटका देते हैं। किसके ऊपर लटका देते हैं? आउवा के किले पे लटका देते हैं। तो याद रखेंगे थोड़ा सा कि कौन से युद्ध के दौरान मेक मोशन का गला काट के आउवा के किले पे लटका दिया था? चेलावास के युद्ध। कौन से विद्रोह में? एरिनपुरा विद्रोह में। सैनिक जो क्रांतिकारी थे वो कौन सी छावनी गए थे? एरिनपुरा छावनी, जिनको क्या बोला जाता था? पूर्वीय सैनिक बोला जाता था। समझ में आई मेरी बात? चलो, तो चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857। अब देखो, कुशाल सिंह चंपावत का एक एक सैनिक, यानी कि 10-10 सैनिकों को मार रहा था। एक एक सैनिक कितने सैनिकों को मार रहा था? 10-10 को। तब इधर का जो पीए था, ये पीए बहुत, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो अंग्रेजों में उस टाइम अफवाह उड़ी कि भाई कुशाल सिंह चंपावत है, वो एक माता ही क्या करता है? पूजा करता है। और वो माता का ऐसा चमत्कार है कि जब उसके कलश से पानी लेके और किसी भी सैनिक जो मरने की हालत में उसके ऊपर छिटे दे देना तो वो जिंदा हो जाता है। तो उधर क्या बोल रहे, सैनिकों की फैक्ट्री बनी हुई है मंदिर में। तो कैसे बोले सैनिक जाए, थोड़ा सा घायल हुए, छींटे दिए, वापिस आ रहे। तो बोले सैनिक खत्म ही नहीं हो रहे अंग्रेजों में। तो ये बताया जाता है कि 4 महीने तक आवा पे अंग्रेजों ने अटैक ही नहीं किया। सब डरने लगे कि भाई साहब चमत्कार हो रहा है। उधर बैठा कैनिंग बोल रहा है कि लड़ाई करो, अंग्रेजों की नाक कट रही। बोले भाई साहब हम नहीं जाएंगे, उधर तो क्या है, चमत्कार हो रहा है, उधर इंसानों से लड़ा जा सकता है, देवी देवताओं से थोड़ा ना लड़ा जा सकता है। बोले कुशाल सिंह चंपावत तो उतार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखो, कुशाल सिंह चंपावत, इसमें क्या होता है? विजय होता है, यानी ये बोल सकते हैं क्रांतिकारी विजय हो जाते हैं। तो चेलावास का युद्ध किसने जीता? कुशाल सिंह चंपावत ने। अरे समझ में आई मेरी बात? आई क्या? जल्दी नोट करेंगे इसको, आगे देखते हैं फिर। जल्दी लिखो। अब देखो, ये सारे के सारे क्या आए थे? अंग्रेज। इधर कौन थे सारे के सारे? अपने इंडिया वाले, राजस्थान वाले। तो कुशाल सिंह, ये क्या हो गए? काले। ये क्या हो गए? गोरे। तो कुशाल सिंह चंपावत ने इस युद्ध को नाम दिया काले गोरों का युद्ध। ये कौन सी बात हो यार, डायरेक्ट बेइज्जती। काले गोरों का युद्ध, डायरेक्ट बेइज्जती कर रहे हैं। बोल काले बोल रहे हैं, ये बोल देते कि कम गोरे, या ये बोल देते कि ब्लैक एंड व्हाइट। ये तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ब्लैक। तो ब्लैक एंड व्हाइट युद्ध किसको बोलते हैं? चेलावास युद्ध किसको बोलते हैं? तो थोड़ी सी क्या है, कुशाल सिंह चंपावत ने इसको क्या बोला? काले गोरों का युद्ध। कब हुआ? 18 सितंबर 1857। चेलावास का युद्ध। इसको दूसरा बोलते हैं, चेलावास जगह पे हुआ था, चेलावास के मैदान में हुआ था। चेलावास कहां पर था? आपका पाली। कहां पर था? पाली। इतनी बात याद रख लेंगे। गला काट के आउवा का किले पे किसका लटका दिया था? मेक मोशन का। ठीक है भाई साहब, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत? आप देखो, 4 महीने तक कोई सुध बुध नहीं। 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 को एक युद्ध होता है। 20 जनवरी 1858 को क्या होता है? युद्ध होता है जिसको बोलते हैं आउवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? आउवा का युद्ध। मैं यहीं पे लिख देता हूं, कुशाल सिंह चंपावत के विरुद्ध लड़ा गया था युद्ध। और भाई साहब तब भी आदमी क्या नहीं करता है, हार नहीं मानता है। अपना तीसरा युद्ध है वो है आउवा का युद्ध। आउवा ठिकाना था उस टाइम, तो बोले अब ठिकाने में जाके मारेंगे, बार बार लड़ रहा है, अब इसके ठिकाने पे मारते हैं। तो आउवा का युद्ध कब हुआ था? 4 महीने बाद, 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत और कर्नल होम्स आता उस टाइम। नया ब्रिटिश अधिकारी कौन बना दिया था? कर्नल होम्स। और इसके साथ आता है आपका कौन? जोधपुर की तरफ से सैनिक आते हैं, वो आता है हंसराज जोशी। ये युद्ध भी 5 दिन चलता है। और जब 3 दिन तक ये युद्ध चलता है
तब कुशाल सिंह चंपावत को लगता है कि भाई साहब हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्या करते हैं, कमजोर कर रहे हैं, तो भाई सहायता ली जाए। तो सहायता ली जाए तो सहायता किससे ले, मारवाड़ वाले तो क्या है इसके विपक्ष, तो मारवाड़ के उस टाइम टच में पड़ता था अपना मेवाड़, तो किसके पास जाता है, ये जाता है मेवाड़ के पास। किसके पास जाता है, मेवाड़ के पास जाता है, और मेवाड़ के पास हेल्प लेता है। तो कुशाल सिंह चंपावत जब मेवाड़ गया था, कहा गया था, मेवाड़ गया था, तो उस टाइम लांबिया का एक क्या था, ठाकुर, लांबिया एक जगह प्रति बिठोड़ा के पास में क्या हुआ है, ठिकाना है, लांबिया ठाकुर ने इसका क्या किया था, इसका नाम था पृथ्वी सिंह। ये क्या करता है, इस युद्ध का नेतृत्व करता है, और इस युद्ध में क्या हो जाता है, कुशाल सिंह चंपावत हार जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और फिर एक समिति बनती है टेलर आयोग, और टेलर आयोग की समिति की सिफारिश पे इसको छोड़ दिया जाता है। तो इतनी बात आप याद रख लेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे। आवा का युद्ध की कुशाल सिंह चंपावत को किस युद्ध के बाद में गिरफ्तार किया था, तो आप बता देंगे, आवा के युद्ध के बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया था टेलर आयोग, जो वहां पे अंग्रेज का अधिकारी हुआ करता था टेलर, है ना, कर्नल टेलर, तो उसकी सिफारिश के आधार पर इसको छोड़ दिया गया था वापस। ठीक है, जल्दी लिखें, फटाफट नोट करेंगे। जल्दी नोट करेंगे भाई साहब। फिर देखो एरिनपुरा के अंदर हो गई, अब देखो कितने छावनियों में क्रांति होगी, आप बता देंगे सर। छावनियों में अपनी सबसे पहले नसीराबाद में होगी, फिर नीमच में हो गई, नीमच वाले देवली में कर देते हैं, फिर कहाँ पे होती है, एरिनपुरा में। 4 छावनी में क्या हो गई, टोटल छावनी कितनी थी, 6। कितनी थी, 6। ब्यावर और खेरवाड़ा, वहां पे क्रांति हुई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी छावनी में क्रांति नहीं हुई, खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर। समझ में आई मेरी बात, ओ गुरुजी आ गई, जोर की आ गई। चलो तो फिर ब्यावर के बारे में एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा और देखेंगे। एक विद्रोह होता है कोटा में उस टाइम, और साइड में भी थोड़े थोड़े क्या चल रहे थे, कोटा के अंदर भी विद्रोह होता है भाई, कोटा वाले पीछे क्यों रहेंगे। और कोटा में तो बड़ी गजब की बात हुई, क्रांतिकारी राजा को पकड़ते हैं, और राजा को पकड़ के, और उस टाइम एक ऑफिशियल क्या होता था, स्टेटमेंट जारी होता था, और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पे राजा के साइन करवा ले कि पीए को मार दो। क्रांतिकारी पेपर पे लिख के लाते हैं कि राजा साहब, मैं राजा राम सिंह ये आदेश देता हूं कि यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया जाए। लिख के कौन लाया था, क्रांतिकारी, उसमें साइन किसके करवा ली जबरदस्ती, राम सिंह की। ये बात अंग्रेजों को पता चली और अंग्रेजों ने राम सिंह को पकड़ लिया। तो कोटा में विद्रोह देखते हैं बेटा, कोटा में 15 अक्टूबर को होता है 1857। इसका जो नेतृत्व करता है, आप यही याद रखेंगे, इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। नेतृत्व करता थे 2 आदमी, जयदयाल भटनागर और मेहराब खान। जयदयाल भटनागर और मेहराब खान, ठीक है, ये 2 क्या थे, नेतृत्व करता थे। अब देखो उस टाइम शासक कौन था, कोटा का शासक था राम सिंह। देखो बूंदी में भी शासक राम सिंह, कोटा में शासक राम सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर का राजा, मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह, जोधपुर का राजा तगत सिंह, ठीक है, करौली का राजा मदन पाल देव, करौली का राजा मदन देवपाल, धौलपुर का राजा भगवंत सिंह, धौलपुर का राजा कौन था, भगवत सिंह, बांसवाड़ा का राजा, अरे बांसवाड़ा का राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे आप, ठीक। अब देखो शासक राम सिंह, और कोटा के अंदर पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता मेजर बर्टन। कौन हुआ था, तो क्रांतिकारियों ने साइन करवा ले कि बटन का बटन दबा दो भाई, बटन का बटन दबा दो। तो 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल भटनागर और मेहराब खान के नेतृत्व में मेजर बटन को मार देते हैं, और मार देते क्या है, बटन का गला काट के कोटा में घुमाते हैं। मेजर बटन का गला काट के कोटा के अंदर घुमाते हैं। ये बात अंग्रेजों को, राम सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। पहले राम सिंह को 17 तोपों की क्या दी जाती थी, सलामी, किसकी, 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, और अब घटा के इसकी कितनी कर दी, 17। कितनी कर दी, 17। अब राम सिंह
को गिरफ्तार किया किसने? क्रांतिकारियों ने। किसने गिरफ्तार कर लिया? क्रांतिकारियों ने। तो करौली का राजा हुआ करता उस टाइम मदनपाल देव, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रख लेंगे। करौली राजा मदनपाल देव अपनी सेना भेजती, ये अपनी सेना भेजता है किसको छुड़वाने के लिए? राम सिंह को छुड़वाने के लिए। तब मदनपाल देव की 13 तोपों की सलामी थी, उसको बढ़ा के 17 तोपों की कर दी थी। कितनी कर दी थी? याद रखेंगे, 13 तोपों की सलामी को बढ़ा के, मदनपाल देव की 13 तोपों की सलामी को बढ़ा के कितनी कर दी थी अंग्रेजों ने? 17 तोपों की। किस कारण? क्योंकि मदनपाल ने अपनी सेना भेज के किसको बचाया था? राम सिंह को। कहां का शासक था राम सिंह? कोटा का। समझ में आई? तो कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857। किसको मार देते हैं? मेजर बर्टन को। किसको मार देते हैं? मेजर बर्टन को। समझ में आई मेरी बात? और एक मेजर बर्टन का सहायक था, इसका सहायक था सेडलर कोटम, इसको भी मार देते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता, तो ये भी आप लिख लेंगे। सेडलर कोटम और मेजर बर्टन दोनों को मार देते हैं कौन? क्रांतिकारी। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल आ गई। चलो, तो आप याद रखेंगे कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और सेडलर कोटम को कौन सी क्रांति में मारे गए थे? कोटा क्रांति में। राम सिंह क्या था वहां का उस टाइम? शासक था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल भटनागर और मेहराब खान। जयदयाल भटनागर और मेहराब खान। समझ में आई मेरी बात? सेना किसने भेजी थी? मदनपाल देव। कहां का शासक था? करौली का। अरे आई बात समझ में? सर आ गई, बिल्कुल जोर की बात आई समझ में, बिल्कुल से जोर किया। अब देखो, कोटा में विद्रोह हो जाता है। उसके बाद में अब बीकानेर के बारे में कुछ बातें याद रखेंगे। बीकानेर का शासक था उस टाइम सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। और सरदार सिंह ने क्या किया था? इधर ही मैं लिखवा देता हूं बीकानेर में। तो बीकानेर का क्या योगदान था? तो बीकानेर का शासक था उस टाइम सरदार सिंह। सरदार सिंह अपनी सेना भेजता है, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या भेजता? अपनी सेना भेजता है। इतनी बात याद रखेंगे। और सेना भी इधर उधर नहीं, आगरा। कहां भेजता है? आगरा भेजता है। बीकानेर के एक लोग, एक आदमी हुआ, एक सेठ हुआ जिसका नाम है, जिसका ग्वालियर में बहुत बड़ा बिजनेस चलता था, अमरचंद भाटिया। इंपोर्टेंट लगा देना भाई साहब, 100% पर्सन आ सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमरचंद भाटिया क्या है? अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला आदमी है, ठीक है। तो अमरचंद भाटिया के बारे में मैं थोड़ा सा साइड में लिखवा देता हूं, ये नोट कर लो पहले फिलहाल फटाफट। उसके बाद में अमरचंद भाटिया के बारे में बात करते, ठीक। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो भाई। चलो देखते हैं अमरचंद भाटिया। पहले तो ये कहां का था? बीकानेर, ठीक है। उसके बाद भाई साहब इस आदमी ने अपने जितने भी धन दौलत थी ना वो ताता टोपे को दे दी थी क्रांति के लिए। तो इसको बोलते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह। क्या बोलते हैं? 1857 की क्रांति का पहला भामाशाह कौन हुआ? जो ओरिजिनल भामाशाह था हल्दी घाटी के युद्ध में, इसलिए राजस्थान का दूसरा भामाशाह बोला जाता है। दूसरा क्या है? भामाशाह। तीसरी बात, सबसे पहला शहीद कौन था? अमरचंद भाटिया। बिजनेस कहां चलता था इसका? ग्वालियर का व्यापारी था ये, ग्वालियर में व्यापार करता था। कहां का था वैसे? बीकानेर का। इतनी बात आप याद रख लेंगे। अमरचंद भाटिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई साहब, थोड़ा सा पढ़ लेना। 1857 की क्रांति में डीपली क्वेश्चन आ सकता है, आपके आरएस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक। आया हुआ भी है, ऐसी बात नहीं, आया हुआ भी है और आ भी सकता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ठीक। फिर एक जयपुर के अंदर का योगदान रहा था भाई। जयपुर के राजा थे उस टाइम राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड क्या करता है? राम सिंह सेकंड ने अपनी सेना भेजी थी बहुत, अंग्रेजों की बहुत ज्यादा सहायता करने वाला कौन था? जयपुर का राजा। तो
इसको उपाधि दी गई अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद। इसकी उपाधि इंपोर्टेंट। केसर ए हिंद किस राजा को कहा जाता है? तो जयपुर के राजा को कहा जाता है, राम सिंह द्वितीय। ये इंपोर्टेंट। और अंग्रेजों ने खुश होकर इसको कौन सा परगना दिया था? कोटपुतली परगना। उस टाइम परगने हुआ करते थे, छोटे रियासतों को बोलते थे परगना, छोटे ठिकानों को क्या बोलते थे? पहले होती थी रियासत, फिर होता था ठिकाना, फिर होता था परगना। जैसे राज्य, उसके अंदर जिला, फिर तहसील, फिर गांव। या ऐसे बोल दो कि जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो जिला हुआ करता था रियासत, ग्राम पंचायत समिति यानी तहसील हुआ करती थी आपकी अपनी ठिकाना, और ग्राम हुआ करते थे वो होते थे। तो कोटपुतली परगना किसको मिला था? राम सिंह सेकंड, जयपुर वाले को। केसर हिंद की उपाधि किसको मिली थी? राम सिंह सेकंड को। समझ में आई मेरी बात? राम सिंह द्वितीय क्या है? केसर हिंद। ठीक है, अगला देखो, अलवर के अंदर, अब भाई जयपुर वाले हैं तो अलवर बड़ा भी आएगा, तो अलवर का क्या योगदान रहा? तो अलवर का राजा था उस टाइम बन्ने सिंह। भाई साहब ने अपना तोप खाना दे दिया। बन्ने सिंह ने क्या बेचा था? बोले तुम भी याद रखोगे, तोप खाना ही अंग्रेजों को दे दिया कि लो काम में लो, अब तो बढ़िया। तो अलवर के राजा बन्ने सिंह ने क्या दिया था? अरे क्या